हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और अब दरअसल तय होना इस मुद्दे पर बाकी है कि किस तरह से बच्चों को कॉलेज में दाखिला मिलेगा। कॉलेज में क्या हो सकता है, कट ऑफ लिस्ट, इस पर भी कई तरह के सवाल हैं और इन तमाम सवालों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं किस तरह से तमाम जो शिक्षक हैं और उसके बाद स्कूल्स हैं वो बच्चों के असेसमेंट का तरीका क्या होगा इस पर अपनी राय सामने रख रहे हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है जानना कि अब बच्चे जो हैं जो 12वीं पास करके निकलेंगे उनका दाखिला यूनिवर्सिटी में कैसे होगा। ऐसे में हम उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं कि छात्रों की उलझन कैसे दूर करें। सबसे बड़ी उलझन है कॉलेजों में दाखिले को लेकर कि आखिरकार जो कट ऑफ लिस्ट है वो क्या होगी, किस तरीके से दाखिला होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कॉलेजों में कैसे तय होगी कट ऑफ लिस्ट। इस बार कट ऑफ लिस्ट हाई जाएगी या कम होगी। कट ऑफ का बेस क्या 11वीं का रिजल्ट होगा। बिना एग्जाम कट ऑफ से फायदा या नुकसान होने वाला है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक साथ खास मेहमान दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी। जोशी जी, सबसे पहला सवाल, इस बार पिछली बार के मुकाबले एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और सिचुएशन यह कि 12वीं की परीक्षाएं होंगी ही नहीं। पिछली बार तो कुछ पेपर्स के हुए थे, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जो असेसमेंट होगा उसके आधार पर कैसे बच्चों को कॉलेज में दाखिला मिलेगा। देखिए, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो परिस्थितियां हैं बड़ी ही विकट परिस्थितियां हैं और अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा शायद कभी हुआ हो कि इतना खतरा हो बच्चों को। और खासकर जब हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव शायद बच्चों और छोटे लोगों तक भी चली जाए, तो ये एक विशेष परिस्थिति में भारत सरकार ने फैसला लिया है और दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसका पूर्ण तरह समर्थन करता है कि किसी भी कीमत पर छात्रों की सेहत से, उनकी जीवन से हम समझौता नहीं करें। अब सवाल आता है कि हम उनका एडमिशन कैसे लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इस साल सीबीएसई अपने परीक्षा नहीं करा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीबीएसई उनको मार्क्स नहीं देगी। निश्चित रूप से सीबीएसई उनको मेरिट में, हमारे पास जब बच्चे आएंगे तो कोई रिजल्ट लेके जरूर आएंगे और हम उसको मेरिट मानने में हमें कोई एतराज नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर ही फैसला होता है और हम उस पर कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। अब मेरिट का जो भी आधार होगा, सीबीएसई के रिजल्ट भी हो सकते हैं मेरिट का आधार। आपको याद होगा इस साल हमने CU सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर भी हम पूरे विचार कर चुके हैं और प्रोफेसर आर.पी. तिवारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भी एक सदस्य था। हमने CU सेट का पूरा मसौदा भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे दिया है। यदि परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं और CU सेट से भी कोई परीक्षा हो सकती है तो वो भी एक मेरिट का आधार बन सकता है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में भी जो मेरिट है उसको भी मेरिट ले सकते हैं। दो चीजें मैं यहाँ कहना बहुत आवश्यक समझता हूँ। नंबर एक, हम चाहेंगे कि हमारे छात्रों को और उनके अभिभावकों को कम से कम परेशानी हो, नंबर एक। नंबर दो, दिल्ली विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर ही एडमिशन देगा, प्रवेश देगा और वो मेरिट सीबीएसई द्वारा दिए गए मार्क्स भी हो सकते हैं। जी जोशी जी, आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया CU सेट का, मैं इस पर पहले सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद जो मेरिट का आधार आपने कहा उस पर सवाल पूछूंगा। तो अगर CU सेट इस साल लागू करने की बात होगी तो फिर बच्चों को परीक्षा देनी पड़ेगी और अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी आता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर बच्चे आते हैं। तो क्या ऐसे एग्जाम्स को करा पाना आपके लिए संभव होगा इस साल में, जबकि एग्जाम करा पाना ही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। CU सेट एग्जाम हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती और ना कराएगी, लेकिन यदि भारत सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है तो एक हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको ये पूरा दारोमदार दिया जाना था। मैं नहीं जानता कि परिस्थितियां उसके अनुकूल है या नहीं है, क्योंकि ये फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लेना है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेना है। लेकिन यदि ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेती है तो हम उसका भी सम्मान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। चलिए, तो कम से कम अभी ऐसा लगता नहीं है फिलहाल कि ऐसे बड़े आसार दिखेंगे कि CU सेट के एग्जाम्स इस साल हो। तो अब मेरिट की बात करते हैं। मेरिट के आधार पर अभी तक ये होता था कि सीबीएसई से जो नंबर मिलते थे उसके आधार पर बच्चे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे, कट ऑफ लिस्ट कॉलेजेस का निकलता था और बच्चों को एडमिशन मिलता था। यही प्रोसेस इस बार भी होगा।
या इस बार इंटरव्यू पर जोर देने की बात कही जाएगी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज अब करने लगे? देखिए, ऐसा है कि इस बार जैसा कि पिछले साल हमने किया था, कॉन्टैक्टलेस एडमिशन हुए थे, अर्थात छात्रों को अपने घर के दरवाजे के बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घर बैठे ही उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए। यहां तक कि स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेस पर जो एडमिशन लेते हैं वो हमने इस तरह से लिए थे, डिजिटलाइज लिए थे। तो उसको हम इस साल भी लागू करने वाले हैं। तो छात्रों को वहां से आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जो रही बात मेरिट की, तो मेरिट हमारा आधार है और वो रहेगा, लेकिन मेरिट का निर्धारण हो सकता है इस बार बोर्ड्स करें। सीबीएसई एक बोर्ड है, लेकिन दूसरे राज्यों के बोर्ड में जहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वो जो भी मेरिट देंगे हम उसी मेरिट के आधार पर अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे। और जैसा कि हर साल होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट स्टूडेंट्स हम लेते हैं और इस साल भी लेंगे। जी, तो अब एक और महत्वपूर्ण सवाल की कट ऑफ लिस्ट के बारे में कही जाए। जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि 100 कट ऑफ लिस्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी मान्यता है कि अगर स्कूलों में जब आप परीक्षा देते हैं इंटरनल असेसमेंट, उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, बच्चों को वहां थोड़े कम नंबर आते हैं, लेकिन बोर्ड में 10 से 15% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ लिस्ट भी बहुत ऊपर बढ़ जाता है। तो क्या इस तरह अब जबकि इंटरनल असेसमेंट पर ही होता हुआ दिखेगा, तो इस बार कट ऑफ लिस्ट थोड़ी कम हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की? आपको ऐसी संभावनाएं दिखती हैं? नहीं, हम तो एडमिशन लेंगे जो सबसे टॉप में उनसे शुरू करते हैं। और आपने देखा कई बार ऐसा हुआ कि 100% वाले ही लिस्ट में नाम आया। तो जैसा मेरिट होगी, जैसे उनके मार्क्स होंगे, उसी के आधार पर दिल्ली उनको एडमिशन देगी। और निश्चित रूप से जिसके ज्यादा मार्क्स है उसके ज्यादा चांस होंगे पहले आने के, और बाकी लोगों के बाद वाली लिस्टों में आने के चांस होंगे। जी जोशी जी, मैं एक थोड़ा सा अब विस्तृत सवाल पूछना चाहता हूं। हमारा जो पूरा प्रोसेस है मार्क्स बेस्ड, क्या इससे आप सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट ले पाते हैं? बाकी बच्चों का क्या, जो दरअसल बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, शायद यूनिवर्सिटी में कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? इसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, इस बार जो ये सीयू सेट था, इसीलिए बनाया गया था कि बोर्ड के मार्क्स ही अपने आप में काफी नहीं थे, और सीयू सेट में स्टूडेंट्स की और भी एबिलिटीज को देखने की चेष्टा की थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता इस बार हम सीयू सेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसी दिशा में जा रहे थे। उस दिशा में जा रहे थे कि सिर्फ बोर्ड के मार्क्स पे ही हम निर्धारित ना करें मेरिट, बल्कि उनकी दूसरी क्षमता के आधार पर करें। और सीयू सेट एक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। इस साल हमने ये निर्णय लिया था कि 50% हम सीयू सेट से मेरिट निर्धारित करेंगे और 50% बोर्ड के एग्जाम से। तो एक प्रकार से ये मिश्रित मेरिट बनाने का हमारा विचार था इस साल, लेकिन ये हो सकता है हम भविष्य में करें। अगर इस साल परिस्थितियां उस लायक नहीं है तो भविष्य में उसको जरूर करेंगे। और आपका जो विचार है, जो आपका कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ बोर्ड के मार्क्स के आधार पर ही स्टूडेंट्स की मेरिट निर्धारित नहीं की जा सकती। और भी एबिलिटीज हैं जो जैसे सीयू सेट उसका निर्धारण कर सकते हैं। जोशी जी, विदेशों में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ एसएटी का एग्जाम, ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन के लिए एसएटी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जीआरई की वहां पर जरूरत होती है। तो सिर्फ उसके आधार पर नहीं होता ये उनका सिलेक्शन। देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में क्या नंबर आए हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर उनके एक्टिविटीज में कहां कहां पार्टिसिपेशन है। हम इस दिशा में क्या आगे बढ़ पाएंगे? मैं समझता हूं कि जैसे नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें इस तरह के प्रावधान है, और सीयू सेट उस दिशा में एक पहला कदम मैं समझता हूं था, जिसमें कि हम बोर्ड्स को ना छोड़ करके स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल पे हम देख सकते हैं। मैं समझता हूं हम उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को हम एकदम से ना करके धीरे धीरे अगर जाएंगे तो उसको उस दिशा में सही रूप से पहुंच सकते हैं। तो आपने जो कहा, हम उसी और कदम उठाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सीयू सेट उसका पहला कदम है। जी, एक बातचीत जो कि आमतौर पर हम जैसे लोगों के बीच में ज्यादा होती है, जब बच्चों की हम नंबर्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जमाने में तो 80% भी नंबर आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे लगता है सर, आप जब पास कर रहे होंगे तो उस समय तो 70% वुड बी द बेस्ट। 60% से 70% आ गया, मतलब क्या बात है, आप तो टॉपर हैं। ये 100% जब से आने लगा, अब तो लगता है इसके बाद बच्चे क्या 200 नंबर लाएंगे 100 में? देखिए, जब मैं जिस जमाने में मैंने स्कूल किया था, उस जमाने में दिल्ली के टॉपर 70% पे आ जाते थे। तो वो जमाने अलग थे। उस समय
बड़े लंबे लंबे सवालों के जवाब देने पड़ते थे, मैं समझता हूँ अब जो है छोटे छोटे सवालों के जवाब हैं, उनके मार्क्स निर्धारित हैं और 100% मार्क्स मिलने शायद आसान है अब। तो ओवरऑल मिला करके वो 100% तक हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये तो अब सीबीएसई के लेवल में उनको देखना पड़ेगा जो भी है। लेकिन बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्तर पर हमें तो जो सीबीएसई बोर्ड बना के देंगे उसी मार्क्स को लेकर के हम अपनी मेरिट बनाएंगे। जी, एक और सवाल जो कि बच्चों के जहन में बहुत ज्यादा है, अभी तक ये प्रोसेस तय नहीं हुआ है, शायद सरकार अभी बताएगी उसको कि 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसका कितना अंश होगा, 11वीं का क्या उसका पार्टिसिपेशन होगा और 12th में कितने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर नंबर होंगे। अब इसमें तो किसी भी बच्चे का जो असेसमेंट होगा 3 साल तक स्प्रेड हो जा रहा है, 10वीं, 11वीं और 12वीं। बहुत सारे बच्चे इसमें डिसएडवांटेज भी फील होंगे और बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा भी रहेगा। तो ये क्या बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होगा इस तरह से? दुनिया में कोई और देश इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता है या हम शायद पहले होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये परिस्थिति वश भी हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, और मैं समझता हूँ भारत में हम लोग परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने में ज्यादा सक्षम हैं, जहां तक मुझे लगता है। अब सवाल ये है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई की मैं बात करूंगा, ये कोई बहुत ही प्रतिष्ठित बोर्ड है और इसकी एक अपनी साख है और इसने एक परीक्षा तंत्र को आत्मसात किया हुआ है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय बोर्ड्स के द्वारा दिए गए रिजल्ट्स को, दी गई मेरिट को पूरी तरह से हम उसको ऑनर करेंगे और अपने एडमिशंस को उसका आधार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बोर्ड्स जो हैं उन पर पूरा भरोसा है और वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से जोशी जी, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल में जो एक नई परिपाटी भी दिखाई दे रही है। हालांकि जब मैंने खुद बाहर पढ़ाई की थी तो उस वक्त भी ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा की बात होती थी और ये मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, 80-90 की बात। आज तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर है, खास करके तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में। हम इस ऑफलाइन और ऑनलाइन के इस पूरे मिक्स को क्या जुडिशियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू कर सकते हैं कि आपका तकरीबन 40% ऑनलाइन हो, 60% ऑफलाइन हो, यानी कि बच्चे कॉलेज जाकर पढ़ें? क्योंकि अब जो कोरोना की स्थिति है, 2-3 साल तो स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार होने की संभावना नहीं दिखती। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन पर हम पिछले साल तो क्योंकि कोविड की सिचुएशन में एकदम से हमें 100% ऑनलाइन पे आना पड़ा और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हमने परिष्कृत किया, उसको और ज्यादा अच्छा किया और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे 80 कॉलेज हैं और जितने डिपार्टमेंट हैं उन सबको हमने एक सूत्र में बांध करके एक प्रोग्राम का शुरू किया, इसका नाम था 1DU प्रोग्राम, ताकि और ऑनलाइन एजुकेशन पे। और उससे हमने ये देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों तक पहुंचाने का, लेकिन 100% ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और ये जो ब्लेंडेड मोड है आने वाले समय में, मैं समझता हूं आने वाले समय में ये जो ब्लेंडेड मोड में हम लोग शिक्षा को देंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे कि यूजीसी ने कहा है 40%। जी, कई लोगों को ये चिंता है कि इससे वर्कलोड कम हो जाएगा। हमारे यूनिवर्सिटी के कई टीचर्स को भी चिंता है कि वर्कलोड कम हो जाएगा। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस पर हमने भी पूरा मनन किया है, कोई वर्कलोड इससे कम नहीं होगा, किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इनफैक्ट हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो भी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकगण सुन रहे हैं, कि इससे कोई वर्कलोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जोशी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का भविष्य आपको किस तरह से दिख रहा है आगे बढ़ता हुआ इस संदर्भ में कि अब जबकि कोरोना जैसी बीमारी हमारे बीच है तो बहुत सारे बदलाव हमें करने पड़ेंगे। हमें क्लासेस में अपने बच्चों को बहुत कम लाना पड़ेगा, बच्चों की संख्या भी कम रखनी पड़ेगी, प्रोफेसर्स के ऊपर भी लोड बढ़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात आपको ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो ये बदलाव किस तरीके से होगा और क्या प्लान है आपका? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी है, अर्थात भारत के जो 10 शीर्षस्थ इंस्टीट्यूट है उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का भी नाम है और इसमें हमें भारत सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए का भी अनुदान मिल रहा है।
जिसमें 300 करोड़ हमने अपने हिसाब से भी हमने अपने आप भी इकट्ठे करने हैं और इस प्रकार हम चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो ऑनलाइन जो मोड आया है इसने हमें कई नई चीजें भी दे दी हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जैसे कि इंटरनेशनल वेबिनार करना बहुत आसान हो गया है। पहले बहुत मुश्किल होता था इंटरनेशनल लोगों के साथ बैठ करके डिस्कस करना, कई चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो मैं समझता हूं ये जो डिजिटल मोड ने जो हमें नए रास्ते दिखाए हैं, अगर इन रास्तों को अपने शिक्षा में, हमारे शिक्षा में और अपने शोध में अगर इसको समावेश कर लेंगे तो हमें काफी ज्यादा प्रगति होगी। आज की डेट में अगर मैं किसी नोबेल लॉरेट से बात करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए टिकट का अरेंज नहीं करना, मैं यहीं बैठ करके अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं सीधे उससे वेबिनार में जाकर के बात कर सकता हूं और अपने शोध की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकता हूं जी। तो ये जो भावनाएं पैदा हुई है, नई संभावनाएं पैदा हुई है, इन संभावनाओं की को हमें आत्मसात करना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारा जो स्तर है वो काफी ऊंचा इससे उठे। जी सर, एक सवाल और है जो कि पेरेंट्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मैं बाहर पढ़ने गया था तो वो ओपन बुक सिस्टम एग्जाम्स का हम लोग को बड़ा टाइम लगा था समझने में और मुझे याद है मेरे पहले 6 महीने तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आज भी मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके बच्चे ओपन बुक एग्जाम्स की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को तो कुछ जानकारी मिलेगी नहीं तो चीटिंग करेंगे, तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सर, इस पर अगर आप हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को जरा थोड़ा सा बता सकें, ओपन बुक एग्जाम कैसे हमारे देश का भविष्य बन सकता है? देखिए, ओपन बुक एग्जाम दिल्ली विश्वविद्यालय ने, ये पहला विश्वविद्यालय था भारत का जिसने शुरू किया पिछले साल, क्योंकि परिस्थितियां थी और परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने आप को ढाला, क्योंकि एग्जाम लेना बहुत जरूरी था और ये आवश्यक ये नहीं था कि हम स्टूडेंट्स को यहाँ बुला सकते, फिजिकली ले सकते थे। कई स्टूडेंट हमारे दूर स्थानों में थे और उन्होंने सबने ओपन बुक एग्जाम दिया। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये कोई परमानेंट चीज होने वाली नहीं है। इवेल्युएशन का एक पार्ट हो सकता है आने वाले समय में हम इसको कर लें, लेकिन ये परमानेंट चीज नहीं, ये सिर्फ परिस्थिति के साथ हमने अपने आप को एडजस्ट किया है। हमारे जो एग्जाम का सिस्टम है आने वाले समय में वो मूल रूप से वो ऑफलाइन ही होगा जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन या ओपन बुक में हम कुछ और तरह के एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम जो क्लासरूम एग्जाम होते हैं उसको हम ले सकते हैं जी। और जिसमें कि हमें रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम इसका इस जो नई परिस्थिति में हमने एडजस्ट किया, इसका हम फायदा उठाएंगे आने वाले समय निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने तमाम विचार हमसे साझा किए और बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है कि बच्चों को और अभिभावकों दोनों को मिला होगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक सवाल ये भी है कि कैसे होंगे IIT और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स। इस टॉपिक पर अब से बस कुछ ही देर में 1:30 पर आपको हम दिखाएंगे हमारी बातचीत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।